रोड एक्सीडेंट की घटनाएं तो बिल्कुल आम बात है। न जाने कितने आपके आसपास आपके शहर में रोज़ एक्सीडेंट की वारदात होती हैं और लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो तो जानता है। लेकिन ज़्यादातर ये घटनाएं सुनने के बाद या जिनसे होती है उनको पता होता है कि आसानी से इसमें जो है वो ज़मानत मिल जाएगी, और ज़्यादातर तो ड्राइवर्स करते हैं, और ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर अगर वो कमर्शियल है तब तो बहुत आसानी से इसमें ज़मानत मिल जाती है। ऐसी एक घटना एक हुई थी हरियाणा के पानीपत में। लेकिन ये घटना एक्सीडेंट की ऐसी है, जब इसके बारे में पूरा आप जानेंगे तो आप हिल जाएंगे कि बाप रे बाप, इस दुनिया में ऐसा भी होता है। हरियाणा का एक ज़िला है पानीपत, वहाँ की मेन मार्केट है। वहाँ पे विनोद बराड़ा नाम के एक शख्स थे। वो वहाँ पर अपने कंप्यूटर पार्ट्स की एक दुकान चलाते थे। शादीशुदा थे, 2 प्यारे से बच्चे थे, अच्छी कमाई हो रही थी और ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। बात 5 अक्टूबर 2021 की शाम की है। वो रोज़ की तरह उनका जो कंप्यूटर वो शॉप थी उसको बंद करने के बाद परमहंस कुटिया नाम का एक इलाका था जहाँ पे उनका घर था। वो अपने घर पहुँचे थे और घर के बाहर वो शाम को आराम से कुर्सी डालकर बैठे हुए थे, जहाँ वो अक्सर बैठते थे और आसपास के जो लोग थे उनसे बातचीत करते थे। रोड के किनारे बैठे हुए थे कुर्सी पे आराम से, तभी एक बड़ी स्पीड में एक ट्रक आ रहा था। ट्रक को देख के विनोद को लगा कि यार हम तो किनारे ही बैठे हैं, लेकिन वो ट्रक वाला पहले सीधे सीधे आया और उसके बाद एकदम से उसने बाएं साइड में काटा और आगे सीधे विनोद को उड़ा दिया। भीषण एक्सीडेंट था। इसमें एक वक्त तो लगा कि जो आसपास के लोग देख रहे थे उनको लगा कि अब तो विनोद कतई बचेंगे नहीं, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। विनोद को उसमें ज़बरदस्त तरीके से चोटें आई थी और उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। और जब ट्रक वाला एक्सीडेंट करके भाग रहा था तो जो चश्मदीद थे, जो वहाँ पे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ट्रक का नंबर देख लिया, पीछा किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर और ट्रक जो है पकड़ लिए गए। पंजाब का नंबर था उस ट्रक के ऊपर और उसका जो ड्राइवर था वो पकड़ा गया। देव सुनार उसका नाम था। देव सुनार ने पुलिस को बताया कि वो जा रहा था अपने किसी डिलीवरी को उतार के। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचा तो अचानक ब्रेक फेल हो गई। उसने ब्रेक मारी लेकिन ब्रेक लगी नहीं, तो वो सीधे गाड़ी और उसने हिट कर दिया उस जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था। अब जेल चला गया इस मामले में और 1 हफ्ते के बाद जो है जमानत हो गई देव सुनार की। धीरे धीरे 1-2 महीने लग गए इधर विनोद का प्लास्टर 2 महीने के बाद कट चुका था और वो धीरे धीरे वो हल्का हल्का मूवमेंट पे चलने लग गया था। इसी बीच 15 दिसंबर 2021 की बात ये बताई जाती है कि वो ट्रक ड्राइवर एक दिन विनोद के घर पहुंच गया और उसके बाद जो बाहर का वो कमरा था जहां विनोद लेटते, ज़्यादातर वहीं रुकते थे क्योंकि बहुत से मिलने जुलने वाले आते थे, तो वहीं पे वो उनसे बातचीत भी कर लेते थे, मुलाकात भी हो जाया करती थी। तो वहीं पे विनोद थे। वो जैसे ही ट्रक ड्राइवर अंदर एंटर हुआ, उसको विनोद ने देखा तो कहा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि साहब उस दिन एक्सीडेंट हो गया था और मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं आज उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ। आप मुझे माफ़ कर दी और प्लीज़, वो कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस ख़त्म हो जाए। इस पर विनोद नाराज़ हुए और उन्होंने कहा फ़ौरन तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी उसने अपनी पैंट से एक कट्टा निकाला और विनोद के सर पे एक फायर कर दिया। सर पे गोली लगी तो विनोद वहीं बेड से नीचे गिर गया। इतनी देर में उसने दूसरी गोली मारी जो उसके विनोद के कमर में घुस गई। गोली की आवाज़ सुनकर निधि आ गई, उसने शोर मचाया। निधि ने शोर मचाया तो पड़ोस में ही विनोद के चाचा रहते थे वीरेंद्र, और कुछ पड़ोसी आ गए। उन्होंने खिड़की से देखा कि वो जो है सीधे उसने गोली मारी थी, वहीं पे वो मौजूद था। अब पड़ोसी ने देव सुनार को घेर लिया और घेर के उसको पकड़ लिया। फिर पुलिस आई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को देव ने बताया कि आज मुझे लगा कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए तो ये केस ख़त्म हो जाए। मैं केस से परेशान हो रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रक नहीं चला पा रहा हूँ, तो मेरे घर की जो है वो रोज़ी रोटी चली गई है। मैं आज आया था कि माफ़ी मांग लेता हूँ उनसे। वो नहीं माने तो मैंने उनको गोली मार दी। अब ये जो स्टोरी थी ये पुलिस को भी समझ में आई कि हो सकता है वो तैश में आ गया हो, गुस्से में आ गया हो। देव कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा जो है कायम किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। अब देव सुनार जेल में था, वक्त बीतता चला गया, दिन महीने हो गए, महीने साल में गुजर गए और इसी बीच जो है वो पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। ट्रायल चल ही रहा था और लग रहा था कि बहुत जल्दी इस मामले में जो भी सज़ा होगी वो अदालत देव कुमार को सुनाने वाली है। अब 2 जून का मामला था। अजीत सिंह शेखावत जो एसपी हैं पानीपत के, वो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी उनको एक मैसेज आता है। ये मैसेज उनको बाहर कंट्री से किसी ने किया था, इसलिए एसपी साहब ने उसको
नोटिस भी किया। नोटिस करने के बाद जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसा ऐसा मामला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जिसका ट्रायल चल रहा है, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। दरअसल जो मृतक था, जिसको पहले एक्सीडेंट किया गया था, उसके बाद फिर उसको गोली मारी गई, वो मेरा भाई था और इस मामले में घर के ही लोग शामिल हैं। इसकी आप प्लीज़ जांच कराइए तो मामला कुछ और है निकलेगा। एसपी साहब इस मामले को लेकर बिल्कुल चौंक गए। खैर उन्होंने फौरन जो है सिटी कोतवाल को वहाँ पे अपने पास बुलाया और उनसे इस पूरा मामला पूछा। तो सिटी कोतवाल ने भी पता करके बताया कि सर ये एक्सीडेंट हुआ था, वो मान नहीं रहा था तो गोली मार दी। एसपी ने कहा नहीं, तुम ऐसा है कि वो जो एक्सीडेंट वाला मामला था उसके बाद गोली मारी गई, ये दोनों फाइलें मेरे पास लेके आओ। अब पुलिस ने एक दूसरा आईओ बैठाला और उससे कहा कि यार तुम ऐसा इसकी जांच करो। एसपी ने कहा और कुछ मुझे इसमें डाउट लग रहा है। उसी बीच एक एप्लीकेशन फिर से वो कोर्ट में दाखिल की गई कि इस मामले की फिर से विवेचना की परमिशन दी जाए, क्योंकि इस मामले में लग रहा है कि ये हत्या का मामला है, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। परमिशन ग्रांटेड हो गई और इस मामले की पुनर्विवेचना शुरू हुई। एसपी साहब जो हैं अजीत सिंह शेखावत, उन्होंने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और कहा कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था और जब ये गोली मारी गई थी उस वक्त के सारे जो फ़ोन डिटेल्स हैं वो निकाले जाए। अब फ़ोन डिटेल्स जब निकाले गए, देव कुमार की पूरी डिटेल जब निकाली गई तो उसमें एक सुमित नाम का एक नंबर निकला और सुमित कुमार के नाम से था, जिस पे लगातार बात होती रहती थी देव सुनार की। अब पता किया गया कि ये कौन है और पता चला कि ये एक जिम ट्रेनर है। एक जिम है वहाँ पे, बड़ा मशहूर जिम था, उसका एक ट्रेनर है जिसका बड़ा नाम है, बड़ा फेमस वो नाम था पानीपत का। पुलिस ये डिटेल जब खंगाल रही थी, इसी बीच जब ये देख रही थी ना कि देव की जब बात हो रही है लगातार सुमित से, और सुमित भी उसी वक्त एक नंबर पे उसके बाद बात करता है, लेकिन उसकी बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। पुलिस को कुछ डाउट हुआ तो जब पूरी डिटेल निकाली गई तो निकला कि कई पिछले 5-6 महीने से उस टाइम जो है सुमित बात कर रहा था और बाद में भी सुमित की उस नंबर से बातचीत जारी थी। जब ये नंबर देखा गया तो ये पता चला कि ये नंबर जो है, जो मृतक था विनोद, उसकी वाइफ निधि का है। पुलिस जो विवेचना कर रहे थे उन्होंने जब एसपी को बताया तो एसपी को कड़ी से कड़ी ये लोग जोड़ने लग गए कि हाँ इसमें कुछ डाउट लग रहा है। अब एक दिन जो है वो पुलिस ने सुमित को उठा के लेके आए थाने, वहाँ पे कोतवाली, सिटी कोतवाली है, और उसके बाद सुमित से ठीक ठाक पूछताछ की गई। सुमित से जब ठीक ठाक पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की तो उन्होंने बड़ी कहानी बयां की। फिर पुलिस रात में ही पहुंची निधि के पास, जो विनोद की विधवा थी, उसको भी लेके आई थाने। और जब थाने लेके आई, पहले उससे अलग पूछताछ की गई और फिर जब उसको सुमित के सामने बैठा लिया गया तो फिर दोनों ने पूरी कहानी बयां कर। इस रात से अब पर्दा उठ गया तो पता यह चला कि विनोद और निधि की कई बरस पहले शादी हुई थी। निधि बड़ी खूबसूरत लगती थी, बड़ी स्मार्ट थी, लेकिन एक टाइम में उसका कुछ वेट बढ़ने लगा तो पति ने कहा कि तुम ऐसा है कि तुम जिम ज्वाइन कर लो। जिम क्यों नहीं जाती हो? जिम जाओगी तो तुम्हारा ये जो फिटनेस है, तुम्हारी खूबसूरती है, वो बरकरार रहेगी। अब निधि ने जो है वो जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में जो उनका ट्रेनर था वो ट्रेनर बहुत हैंडसम था, स्मार्ट था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल गई, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर ये लोग बाहर मिलने लगे, कभी कभी सुमित उनके घर भी आता था। पड़ोसियों से या कुछ लोगों से ये खबर, ये भनक पहुंच गई आखिर विनोद तक। विनोद बराड़ा को जब ये सारी चीज़ें पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने बीवी का जिम जाना बंद कराया सबसे पहले। उसके बाद एक दिन सुमित को भी फ़ोन किया और कहा कि आइंदा अगर तुम्हारा फ़ोन आया, तुमने मिलने की कोशिश की मेरी वाइफ से, तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे। घर में कुछ टाइम तक बड़ी टेंशन रही। निधि ने जाना वाना जब बाहर बंद कर दिया तो विनोद को भी लगा कि सब ये मामला शांत हो गया, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ था। दोनों की बातचीत किसी दूसरे नंबर से, कोई दूसरा नंबर खरीद लिया था निधि ने, उससे जारी होती थी। जब विनोद ऑफिस चला जाता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो बातचीत का सिलसिला जारी रहता था। फिर एक दिन सुमित कह रहा था कि उसने बुलाया, निधि मिलने आई और निधि ने कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसे हम चोरी में नहीं मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों की आराम से मुलाकातें हों। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अब विनोद को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो अब ये हुआ कि विनोद को रास्ते से हटाया कैसे जाए। जब देव से पहली मुलाकात हुई थी तो पूरी योजना इन्हीं लोगों की थी कि हम लोग एक ट्रक खरीदेंगे, ट्रक से एक्सीडेंट होगा तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ट्रक बाकायदा देव कुमार के नाम से खरीदा गया और उसकी ईएमआई जो थी
वो भर रहा था सुमित। सुमित ने बैंक में भी पूरी सेटिंग की थी, EMI दे रहा था। जब वो जेल चला गया था तो उसके घर, उसकी बीवी बच्चों की भी, देव की बीवी बच्चों की जो घर की ज़रूरतें थी वो भी यही लोग पूरी कर रहे थे। और जब देव छूट के आया तो उसने कहा कि हम तो बुरे फंस गए और आप लोग पैसा भी पूरा नहीं दिया हमको। तो इन्होंने कहा हम पूरे पैसे देंगे, बल्कि कुछ बढ़ा के भी, तुम्हें 10 लाख में हमारी तुम्हारी डील तय हुई थी, हम कुछ तुम्हें बढ़ा के भी 2-4-5 लाख रुपए देंगे। तुम एक काम कर लो, तुम ऐसा करो कि ये वहाँ पे माफ़ी मांगने के बहाने से जाना, और जब वो नहीं मानेगा तो तुम उसको गोली मार देना, फिर तुम वहाँ से फरार हो जाना, लोग जान ही नहीं पाएंगे कि गोली मारी किसने है। और जब तुम भागोगे उसके बाद निधि शोर मचाएगी। तो निधि ने शोर मचाया, लेकिन निधि ने थोड़ा पहले शोर मचा दिया, और वो गोली की भी आवाज़ थी। निधि का शोर सुन के जब लोग आए तो वहाँ पे फिर देव पकड़ गया था। तो ये पूरी कहानी थी, इसका जो पूरा षड्यंत्र था इन लोगों ने रचा था। फिर अब निधि भी खुल गई, निधि की मुलाकातें अब सुमित के साथ आराम से शुरू हो गई। ये लोग पहले रेस्टोरेंट्स व होटल्स वगैरह में मिलते थे, लोकल घूमते फिरते थे। उसके बाद बाकायदा एक बार मनाली का टूर हुआ जहाँ पे वो बच्चों के साथ गए, वहाँ भी सुमित था, पड़ोस का रूम लिया था, इन लोगों की खूब मुलाकातें वहाँ पर हुई। तो ये सब सिलसिला चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि जो उसका भाई था, मतलब विनोद का, वो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। उसका कोई दोस्त जो है, एक दिन उसको किसी काम से उसने उसके दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने बताया कि यार मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने कहा कि यार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे डाउट कुछ है। वो ये है कि जब तुम्हारे भाई का पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको गोली मारी उसी आदमी ने जिसने एक्सीडेंट किया था, लेकिन उसने जब गोली मारी उसके कुछ ही दिनों बाद जो जिम ट्रेनर है उससे लगातार मुलाकातें तुम्हारे भाई की वाइफ की होती हैं। लोग खूब हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, पानीपत में अक्सर बहुत जगह देखे जाते हैं। और सुना है कि अभी कहीं ये लोग घूमने भी गए थे। सुमित ने कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे, उसमें तुम्हारे भाई की जो विडो है निधि, उसका भी फोटो था। तो ये सब बातें जब उसके ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए भाई को पता चली, तो उसने कहा कि मुझे भी अब लग रहा है कि हो सकता है इसमें कोई और षड्यंत्र हो। तो इसलिए उसने जो एसपी हैं वहाँ के पानीपत के, अजीत सिंह शेखावत को, उनको मैसेज किया था। अजीत सिंह शेखावत साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, उन्होंने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया कि पूरा वो एक एक्सीडेंट प्लॉट किया गया था, उसके बाद जो मर्डर के प्लानिंग हुई थी वो भी इतनी सटीक थी कि ये पूरा मामला एक सिंपल तरीके से चल रहा था कि उस आदमी ने जिसने एक्सीडेंट किया, वो एक्सीडेंट के मामले सभी लोगों ने इसको मान लिया था। आराम से सुमित और उधर निधि अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, मिलना जुलना था, उनका प्यार उनको हासिल हो गया था। उस निधि ने, जिसका जो पति था, उसने अपनी निधि बीवी को खुश रखने के लिए, उसको ही खूबसूरत और मेंटेन दिखने के लिए जिम करवाया था, उसको ही मरवा दिया उस बीवी ने और उसके पागल आशिक। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फिर से ट्रायल शुरू हुआ है, एक नया ट्रायल शुरू हुआ है, और इस बार अभियुक्त एक नहीं बल्कि तीन है। तो ये था वो मामला जो वाकई बड़ा सनसनीखेज था। एकदम आदमी सोच भी नहीं सकता है कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, और उसके अपने ही कर सकते हैं। जो अपनापन है, जो आपसी रिश्ते हैं, उसको कैसे कैसे तार तार कर देते हैं लोग। तो मैं था परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।